हाँ जी, कहाँ तक पढ़ा दिया था आपको? क्या चल रहा था आपका? हाँ जी, रिलेटिव चल रहा था। ऊपर वाले रूम में पढ़ाएं? क्या चालू है? अच्छा, वो वाला। तो ऊपर थे आप? अच्छा, ऊपर वाले रूम का इनको बंद करके आना। देखिए भाई, क्वेश्चन लिखो। देखिए भाई, एक क्वेश्चन दे रखा है आपको। बताओ, दी हुई समस्या की बताओ देती ज्ञात कीजिए। फाइंड द ड्यूल प्रॉब्लम ऑफ द गिवन LPP where LPP given as maximum ZP equals to x1 plus x2 subject to the condition x1 minus x2 equals to 5, 2x1 plus x2 less than equal 3, x1 plus 3x2 greater than equal 4 and x1 x2 greater than equal 0। इसकी आपको ड्यूल प्रॉब्लम बनानी है या द्वितीय समस्या बनानी है। द्वितीय समस्या बनानी है या फिर कौन सी प्रॉब्लम बनानी है? ड्यूल प्रॉब्लम बनानी है। ठीक है भाई, अब मैंने आपको बताया है सबसे पहले प्राइमल प्रॉब्लम जो है, सबसे पहले जो प्राइमल प्रॉब्लम है उसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे आप? सबसे पहले आपकी जो प्राइमल प्रॉब्लम है आपकी मैक्सिमम में है, तो सारे के सारे प्रतिबंध लेस देन में आने चाहिए। सभी प्रतिबंध किस में आने चाहिए? लेस देन में। अब चूंकि ये प्रतिबंध तो लेस देन में और ये किस में? ग्रेटर देन में, और ये इक्वेशन में। ठीक है भाई, हमने क्या कहा कि यहाँ से हमारी जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम की फॉर्म में गिवन है। किस फॉर्म में दे रखी है? मैक्सिमम की फॉर्म में। अगर मैक्सिमम की फॉर्म में दे रखी है तो सभी की सभी प्रतिबंध, जब प्राइमल प्रॉब्लम को आप लिखेंगे आदि समस्या को, तो सभी की सभी प्रतिबंध लेस देन में आने चाहिए। अब ये जो प्रतिबंध है ऑलरेडी लेस देन में दे ही रखा है। अब ये वाला जो प्रतिबंध है वो समीकरण में दे रखा है, इक्वेशन में दे रखा है। तो इक्वेशन को जैसे कि आप सेट पढ़ते हो कि भाई A बराबर B, दो सेट होते हैं कब? इसके लिए आप लिखते हो कि A सबसेट है किसका? V का, और B सबसेट है किसका? A का। यानी कि अभी दो इक्वेशन दे रखी हैं बराबर बराबर में। जब बराबर दे रखी हैं तो इसको हमें दो असमीकाओं में तोड़ना पड़ेगा। कितनी असमीकाओं में? दो में। तो इसको तोड़ देते हैं हम दो असमीकाओं में। एक तो आ जाएगा x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल 5, और एक आ जाएगा x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल 5। कोई समस्या? अब ये ऑलरेडी किस में दे रखी थी? ये हमारी ऑलरेडी लेस देन में दे ही रखी है,
अब ये किस में दे रखी है 2x1 प्लस x2, ये लेस देन इक्वल 3 दे ही रखी है, इसमें कोई दोहरा है ही नहीं, ठीक है। और ये हमारे पास ग्रेटर देन में दे ही रखी थी x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल 4, यही तो दे रखी थी। अब पहले प्रतिबंध हमारे पास 3 थे, अब कितने हो गए 4 हो गए। अब 4 हो गए, जो समीकरण है वो 2 असमीकाओं में टूट गई। कितनी असमीकाओं में 2। अब चूंकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम में है, मैक्सिमम में है तो ऑल प्रतिबंध आपके लेस देन में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए लेस देन में। अब देखिए सभी की सभी प्रतिबंध हमारे लेस देन में होनी चाहिए, तो ये तो हो गई प्रतिबंध। अब इम्प्लाइज करेंगे इसको। अब देखिए चूंकि समस्या मैक्सिमम में है तो प्रतिबंध लेस देन में होंगे, सिंस आपकी जो समस्या है प्रॉब्लम जो है वो किस में है मैक्सिमम में है, तो देयरफॉर प्रतिबंध यानी कि कंडीशंस जो हैं वो किस में होंगी बोलो लेस देन में होंगी। प्रतिबंध किस में होंगे बोलो लेस देन इक्वल में, ठीक है। अब चूंकि पहला प्रतिबंध आपका लेस देन में आ ही रहा है तो इसके साथ तो कुछ करेंगे ही नहीं, x1 माइनस x2 ये हो जाएगा लेस देन इक्वल 5। दूसरा किस में आ रहा है बोलो ग्रेटर देन में, तो किससे गुणा करेंगे -6 से, तो दूसरे में करेंगे आप -6 से x1 माइनस x2, माइनस से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये ग्रेटर देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन में, और ये हो जाएगा -5। फिर यहाँ से हम तीसरे को लिखेंगे तो ये पहले से लेस देन में दे रखा है, इसके साथ कोई भी छेड़खानी आप नहीं करेंगे। अब लास्ट है ये ग्रेटर देन में दे रखा है तो इसमें भी किससे गुणा कर देंगे माइनस से, तो यहाँ से x1 ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3x2 ये भी माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल और ये हो जाएगा -4, और लास्ट में ऋणोत्तर प्रतिबंध आपके आते ही आते हैं। ये हो गई अब हमारी कौन सी समस्या आध समस्या की प्राइमल फॉर्म हो गई, ठीक है भाई। अब इसकी बनानी है आपको द्वितीय, क्या बनानी है द्वितीय, है ना, द्वितीय होगी या द्वितीय है मिनिमम कन्वर्ट टू मैक्सिमम और मैक्सिमम कन्वर्ट टू मिनिमम। अब ये मैक्सिमम में दे रखा है तो किस में आएगा बोलो मिनिमम, मिनिमम ZD, ठीक है भाई। अब मैंने आपको बता रखा है B, ये तो होते हैं हमारे पास C के कोएफिशिएंट, C का कोएफिशिएंट कितना है 1 और 1, ये कोएफिशिएंट किससे रिप्लेस होंगे B से। B के कोएफिशिएंट बोलो कौन कौन से 5 -5 3 और -4, तो ये C के स्थान पर चले जाएंगे। तो देखिए C के स्थान पर जाएंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 5W1 माइनस का 5W2 3W3 और चौथा माइनस का 4W4। अब देखो पहले समीकरणों की संख्या कितनी थी 4 है और चरों की संख्या कितनी है 2। अब देखो इसमें चर कितने हो गए 4 हो गए और समीकरण कितने आएंगे 2 ही आएंगे। अब दो कौन से आएंगे सब्जेक्ट टू द कंडीशन। पहले पहला कॉलम लिख लो, पहले कॉलम के गुणांक है 1 -1 2 -1, तो ये आएगा आपके पास W1 -W2, तीसरा कितना था 2 W3 और चौथा कितना था माइनस का W4। अब चूंकि समस्या मिनिमम में बन रही है तो प्रतिबंध ग्रेटर देन में, तो ग्रेटर देन में आएगा और यहाँ से आता है CT, तो C का गुणांक कितना पहला 1 और दूसरा भी कितना 1, तो यहाँ से आ जाएगा ग्रेटर देन 1। अब दूसरा कांस्टेंट लिखेंगे तो दूसरा कॉलम लिखेंगे माइनस का W1 प्लस का W2, माइनस का W1 और प्लस का W2, प्लस का 1 और माइनस का 3 यानी कि प्लस का W3 माइनस का W4 और ग्रेटर देन हो जाएगा। हाँ भाई C का दूसरा गुणांक कितना था, अच्छा माइनस का 3 है क्या, माइनस का 3W4, हाँ जी। C का दूसरा गुणांक कितना था, C का दूसरा गुणांक भी कितना है 1 है। अब कितने कांस्टेंट आ गए वेरिएबल 4 आ गए तथा W1 W2 W3 और W4 ग्रेटर देन इक्वल 0, ये द्वितीय बन गई। लिख लीजिए अगर समीकरण में दे रखी है तो समीकरण को सर्वप्रथम असमीकाओं में तोड़ेंगे। इक्वेशन को सबसे पहले किस में तोड़ेंगे आप इनइक्वलिटीज में तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद
फिर अगर समस्या मैक्सिमम में है तो ऑल कांस्टेंट्स आपके किस में होने चाहिए, लेस देन में। तो सभी लेस देन में बनाए माइनस से मल्टीप्लाई करके, जो नहीं थे। बनाने के बाद उसकी देती मैक्सिमम में ये मैक्सिमम में थी तो मिनिमम में बनेगी, और मिनिमम में तो प्रतिबंध ग्रेटर देन में बनेंगे। पहला कॉलम लिख दो, बराबर में सी टी लिख दो, दूसरा कॉलम लिख दो, बराबर में सी टी लिख दो। ठीक है, तो लिख लीजिए इस देती को। आसान था, तो लिख लीजिए इसको। हाँ, हमेशा ये मिनिमम में होता तो प्रतिबंध ग्रेटर देन में लेने थे। हाँ, वो मिनिमम वाला ही लेना बस। लिख लिया ना सभी ने? लिख लो इसको जल्दी। चालू किया है। लिख लिया? लिख लिया? बढ़े भाई आगे। एक मिनट। अब लिखेंगे अप्रतिबंधित चर, अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स। अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स अगर आ जाता है क्वेश्चन तो ये भी आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आता है द्वितीय का, इस कारण इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। बड़े अप्रतिबंधित चर देखो भाई, कोई भी चर अप्रतिबंधित दे दिया, अनरेस्ट्रिक्टेड दे दिया, इसका मतलब ये होता है कि हम कह नहीं सकते कि वह पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर कोई चर, कोई वेरिएबल
आपका अप्रतिबंधित दे दिया जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह नहीं सकते कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हो सकता है उसका मान 5 हो सकता है उसका मान -5 हो। जबकि आप किसी एलपीपी को लिखते हो तो एलपीपी को लिखते वक्त आपको पता होता है कि ऑल वेरिएबल जो यूज करते हो आप x1 x2 ये सभी की सभी क्या होते हैं, बोलो ग्रेटर देन इक्वल 0, यही तो यूज करते हो। जितने भी वेरिएबल आप यूज करते हो x1 x2 डॉट 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 xn सभी के सभी क्या होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ बैठ जाओ, इधर बेटा, इधर आ जाना थोड़ा सा, इस पे आ जाओ बेटा, क्या नाम ओके, आराम से बैठ जाओ, कंफर्टेबल है कि कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, x1 और x2 हमेशा जब किसी उद्देश्य फलन को लिखा जाता है तो ग्रेटर देन इक्वल 0 होते हैं। अब चूंकि ये 5 है और ये माइनस का 5 है, अब सपोज कीजिए इसका मान तो हो गया ग्रेटर देन 0 और इसका मान क्या हो गया, लेस देन 0, या फिर 0 ही दे देता तो इसका मान क्या हो गया, बराबर में 0। 3 केस हो गए। अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल चिन्ह में जो भी साइन है उसमें अप्रतिबंधित दे रखा है यानी अनरेस्ट्रिक्टेड दे रखा है, इसका मीन ये हुआ है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। जब कुछ कह नहीं सकते लेकिन हम कोई भी एलपीपी लिखते हैं, और कोई भी एलपीपी लिखते हो तो आपके माइंड में एक चीज़ होती है कि ऑल वेरिएबल जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0। अब जैसे कि 5 दे दे एग्जामिनर, क्या दे दे, 5 दे दे, तो 5 को आप क्या लिख सकते हो, बोलो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। 8 - 3, हाँ जी, 8 कैसा है बोलो, और 3 भी कैसा है, 3 भी कैसा है, 3 की बात कर रहा हूँ, -3 की थोड़ी, 3 तो पॉजिटिव है ना। अगर ये -5 होता, ऐसे लिख दूं, या फिर और कुछ भी लिख सकते थे, जैसे कि हमें -5 बनाना है तो -6 प्लस का 1, या 1 - 6 ऐसे लिख सकते थे ना, 1 - 6। बोलो 1 कैसा है, पॉजिटिव, 6 भी कैसा है, पॉजिटिव। अगर कोई भी चर चिन्ह में अप्रतिबंधित दे रखा है, अनरेस्ट्रिक्टेड दे रखा है, तो इसका मीन ये हुआ उस वेरिएबल को अन्य 2 वेरिएबल के डिफरेंस के रूप में लिखा जा सकता है, और जिन 2 वेरिएबल्स के डिफरेंस के रूप में आपने लिखा है वो दोनों की दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, या तो 0 होंगे या 0 से बड़ी होंगे। जैसे कि इसको लिख सकते थे आप क्या, 5 - 0। अब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू क्या भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। जैसे -5 को क्या लिख सकते थे, 0 - 5। पहले वेरिएबल की वैल्यू भी तो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। यानी कि कोई भी वेरिएबल है, जैसे कि xi, एक वेरिएबल है xi, ये चिन्ह में अप्रतिबंधित है, चिन्ह में अप्रतिबंधित है, तो इसका मीन यानी कि xi क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 0, xi क्या हो सकता है, लेस देन 0, xi का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। वैसे तो चिन्ह की बात आती है तो खैर 0 वाला कॉन्सेप्ट तो छूट जाता है, चिन्ह की बात पॉजिटिव और नेगेटिव की केस में ही आती है कि xi पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस केस के अंदर हम xi को 2 अन्य वेरिएबल के डिफरेंस के रूप में लिख सकते हैं। एक वेरिएबल मैंने यूज कर लिया xi डैश, और एक वेरिएबल यूज कर लिया मैंने xi डबल डैश, ठीक है। लेकिन ये 2 वेरिएबल यूज किए हैं तो इसका मीन ये हुआ कि xi डैश और xi डबल डैश, इन दोनों की वैल्यू जो है अब क्या है बोलो, या तो 0 है या 0 से बड़ी। यानी कोई वेरिएबल अगर चिन्ह में अप्रतिबंधित दे रखा है तो उसे अन्य 2 चरों के डिफरेंस के रूप में लिखा जा सकता है, जहां दोनों जो चर आप यूज कर रहे हैं वो या तो ग्रेटर देन 0 होंगे या इक्वल टू 0 होंगे, क्योंकि हमें एलपीपी लिखनी होती है। एलपीपी में ऑल वेरिएबल्स जो है वो क्या आने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0 आने चाहिए। कोई समस्या? तो देखिए इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, सबसे पहले आप एडिंग डालेंगे हैं, हाँ वो देगा एग्जामिनर, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल 0 तथा x3 चिन्ह में अप्रतिबंधित है, ऐसे देगा एग्जामिनर। अब x3 चिन्ह में अप्रतिबंधित है तो x3 को अन्य 2 चरों के डिफरेंस के रूप में आप लिख देंगे, अन्य 2 चरों के डिफरेंस के रूप में आप लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि आप लिखना जानते हैं, ठीक है। तो इसमें डालेंगे सबसे पहले हेडिंग अप्रतिबंधित चर या अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, ठीक है भाई, डाल लिया। इसमें लिखेंगे यदि कोई चर यानी कोई भी वेरिएबल दे रखा है
एक्स आई, एक्स आई चिन्ह में अप्रतिबंधित है, साइन में अनरेस्ट्रिक्टेड दे रखा है, अप्रतिबंधित है, कैसा है बोलो, अप्रतिबंधित है, तब एक्स आई को अन्य दो चर, अदर टू वेरिएबल्स, अन्य दो चर कौन कौन सी यूज किए हैं आपने, एक्स आई डैश और एक्स आई डबल डैश के अंतर के रूप में लिखा जा सकता है, डिफरेंस की फॉर्म में, अंतर के रूप में लिखा जा सकता है, जहां कहाँ, जहां एक्स आई डैश और एक्स आई डबल डैश दोनों क्या होंगे बोलो, एक्स आई डबल डैश क्या होंगे बोलो, दोनों ग्रेटर देन इक्वल 0, ये दोनों की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। उदाहरण के तौर पर जैसे कि 5 को लिखा जा सकता है 8 - 3, तो यहाँ 8 और 3 दोनों कैसे हैं, ग्रेटर देन 0, या लिखा जा सकता है 5 - 0, तो यहाँ 5 कैसा है, ग्रेटर देन 0, और 0 खुद किसके बराबर है, 0 के, या जैसे कि -5 को क्या लिखा जा सकता था, 3 - 8, या माइनस का 5 - 0, तो यहाँ पर और भी लिख सकते हो, दो चर यूज करने होते हैं, यहाँ पर 3 और 8 दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, क्या चीज बोलिए, चिन्ह में प्रतिबंधित है ना भाई, मतलब ये कोई भी वेरिएबल है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, हमें नहीं पता भाई, चिन्ह में अप्रतिबंधित दे दिया तो यानी कि चिन्ह में अगर कोई भी यानी कोई भी वेरिएबल अगर चिन्ह में अप्रतिबंधित दे दिया तो इसका मतलब क्या होगा, वो नेगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यानी कि अगर ये पॉजिटिव है जब तो सीधा लिख जाएगा 8 - 3, अगर नेगेटिव भी होता तो भी दो पॉजिटिव डिफरेंस के रूप में लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे इसे भाई, -5 होता तब भी तो लिख सकते हो आप उसे 3 - 8 या -5 - 0, तो यहाँ -5 - 0 सॉरी 0 - 5 होगा, 0 - 5, तो देखिए यहाँ 0 किसके बराबर है, 0 के, और यहाँ से 5 कैसा है बोलो, ग्रेटर देन 0, तो दो डिफरेंस के रूप में इसे क्या किया जा सकता है, आसानी से लिखा जा सकता है। यदि कोई चर चिन्ह में अप्रतिबंधित है तो इसकी द्वितीय में भी एक चर आएगा जो कि अप्रतिबंधित होगा। अगर किसी प्राइमल प्रॉब्लम में कोई चिन्ह अप्रतिबंधित है, कोई भी साइन दे रखा है, वो आपका अनरेस्ट्रिक्टेड की फॉर्म में है, तो उसकी द्वितीय बनाएंगे तो उसमें भी एक साइन, एक वेरिएबल आएगा जो भी अनरेस्ट्रिक्टेड की फॉर्म में होगा। हाँ क्या क्या, हाँ क्या, अरे दो वेरिएबल के डिफरेंस के रूप में लिख रहे हो, -5 को 0 - 5 नहीं लिख सकते, 0 0 के बराबर है, इस वेरिएबल की वैल्यू क्या भी हो सकती है, एक्स आई डैश की, वेरिएबल ही तो नेगेटिव दे रखा है, क्या, अरे बात तो समझा करो भाई, मैंने एक्स आई तो ये माना है, एक्स आई डैश, अब एक्स आई डबल डैश क्या है बोलो, मैंने क्या कहा, दो चरों के अंतर, अर्थात कि एक्स आई को आपने लिखा है एक्स आई डैश माइनस एक्स आई डबल डैश, या एक्स आई भी ग्रेटर देन इक्वल 0 और एक्स आई डबल डैश भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 0 है। तो देखो यहाँ से जो मैंने यहाँ पर एक्स आई यूज किया है वो 0 है ही है,
और यहाँ पर एक्स आई डबल डैश यूज किया, वो कितना यूज किया, 5 यूज किया है ना, तो 0 - 5 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। भाई इसकी वैल्यू 0 भी तो हो सकती है, इसकी वैल्यू 3 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 2 माइनस का कुछ भी कर सकते हो, 2 माइनस का 7 क्या नहीं, वो गलत लिख गया था, पीछे डिफरेंस पीछे लिखा जाएगा इस फॉर्म में, ये दोनों फॉर्मूले लिख लो इनको। ये तो मैंने एग्जांपल दे दिए हैं, बुक वगैरह में एग्जांपल नहीं थे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं चिन्ह में अप्रतिबंधित वाला, ठीक है। यदि कोई चर चिन्ह में अप्रतिबंधित दे रखा है तो उसका एक क्वेश्चन करा दिया जाएगा आपको अभी जस्ट, है ना। भाई जो कोई भी चिन्ह में अप्रतिबंधित दे रखा है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन उसे 2 पॉजिटिव डिफरेंस के रूप में हम लिख सकते हैं, 2 पॉजिटिव संख्याओं के डिफरेंस के रूप में लिखा जा सकता है। कैन शब्द यूज किया हमने, सकता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि नहीं उस फॉर्म में भी लिख सकते थे आगे से पीछे, लेकिन हमें तो वही लिखना है पॉजिटिव वाले। हाँ जी लिख लिया। पूर्णांक से नहीं, वहाँ तो x1 वेरिएबल की वैल्यू 1/2, 1/3, 3/8 कुछ भी आ सकती है ना। जब ग्राफिकल विधि से भी सॉल्व किया था तो 5/8, 3/8 आया था निकल के, फिर मैक्सिमम जेड में रखा था। पूर्णांक की थोड़ी निकल के आती है, वेरिएबल्स की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। हाँ जी एक क्वेश्चन लिखेंगे, सेमी बना देता हूँ मैं ना। मैक्सिमम जेड इक्वल्स टू x1 प्लस x2 subject to the condition x1 प्लस 2x2। मैक्सिमम में तो प्रतिबंध किस में आते हैं बोलो, P4 प्राइमल प्रॉब्लम, और 2x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल 3 तथा x1 ग्रेटर देन इक्वल 0 एवं x2 चिन्ह में अप्रतिबंधित है, यानी साइन में अनरेस्ट्रिक्टेड दे रखा है, चिन्ह में अप्रतिबंधित है। तब देती ज्ञात करो भाई, क्या ज्ञात करनी है आपको, इसकी देती। सीट का क्वेश्चन थोड़ी ना है, नहीं है ना। क्वेश्चन तो कैसे भी बन के आ सकता है, रटा हुआ ज्ञान स्थायी नहीं होता, बस समझा हुआ ज्ञान हमेशा स्थायी होता है। क्वेश्चन के बोल कैसे भी बदल जाएं, बस ये होता है। अब देखिए यहाँ से जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, अब यहाँ से x2 जो है वो चिन्ह में अप्रतिबंधित दे रखा है। कौन सा वेरिएबल है, x2। x2 जो है वो चिन्ह में कैसा दे रखा है, अप्रतिबंधित दे रखा है। कल से ऊपर वाले हॉल में क्लास लगा देंगे आपकी, है ना। एक लाइव देख लूँगा, लाइव चलती है, उसमें थोड़ा स्पेस ज़्यादा है। x2 जो है वो चिन्ह में कैसा है बोलो, अप्रतिबंधित है। आओ भर जाता है। x2 क्या है बोलो, चिन्ह में अप्रतिबंधित है। जब x2 चिन्ह में अप्रतिबंधित है इसका मीन ये हुआ कि x2 को 2 अलग अलग वेरिएबल के डिफरेंस के रूप में लिखा जा सकता है। तो देयरफॉर x2 को लिखा जा सकता है, आवाज नहीं करेंगे भाई, x2 डैश माइनस, जहां x2 डैश और x2 डबल डैश क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा।
तब अब ये समस्या क्या हो जाएगी तब, हाँ जी, ये हो जाएगा अब आपका मैक्सिमम जेड पी, क्या हो जाएगा मैक्सिमम जेड पी, ये हो जाएगा x1 प्लस ये हो जाएगा x2 माइनस, चाहो तो यही बना दिया करो भाई। देखो स्पेस जैसे कि आपको क्वेश्चन जल्दी करना हो एग्जाम पेपर में, तो जब भी एग्जाम पेपर में क्वेश्चन को जल्दी करना हो तो यहीं साइड की साइड में बना दिया करो, उससे क्या होता है थोड़ी सी समय की भी बचत हो जाती है। जैसे कि चिन्ह में प्रतिबंध दे ही रखा है तो यहीं की यहीं बना देंगे, ये तो लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये तो रहेगा आपका मैक्सिमम जेड पी, इसे लिखेंगे x1, इसे लिखेंगे x2 डैश माइनस x2 डबल। अब एक चीज और देख लेना कि प्रतिबंध सभी लेस देन में है या नहीं है। लेस देन में अगर नहीं होते तो माइनस से गुणा करके उसे लेस देन में बनाते, अगर समीकरण होती तो उसे दो इनइक्वलिटीज यानी कि असमीकाओं में तोड़ते, फिर माइनस से गुणा करके बनाते, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट टू द कंडीशन क्या हो गई पहले की, ये हो गई x1 प्लस 2, x2 के स्थान पे क्या हो गया बोलो x2 डैश माइनस x2 डबल डैश। अब ये क्या हो जाएगा बोलो लेस देन इक्वल 2 हो जाएगा। अगली कंडीशन लेते हैं तो क्या आएगी बोलो 2x1 माइनस का x2 डैश माइनस का x2 डबल डैश, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल 3। और लास्ट और आखिरी आएंगे अब आपके पास कौन कौन से वेरिएबल आ जाएंगे, एक तो x1 था, यहाँ लिख देता हूँ मैं ना, यहाँ लिख देता हूँ, तथा क्या आ जाएगा अब आपके पास, एक तो x1 था, एक x2 डैश हो चुका है और एक x2 डबल डैश हो चुका है, ये क्या होंगे ग्रेटर देन इक्वल 0। अब कितने वेरिएबल हो गए, 3 हो गए, ठीक है भाई। अब इसकी द्वैतता लिखनी है यानी कि ड्युअलिटी, दे देता, हाँ जी, दे देता क्या होगी मैक्सिमम कन्वर्ट टू P कन्वर्ट टू D, P फॉर प्राइमल, D फॉर डुल, ठीक है भाई, इसकी द्वैत। अब देखो B और C आपस में रिप्लेस होंगे। अब यहाँ पर C के गुणांक है 1, 1 माइनस 1, और यहाँ पर इसके जो गुणांक आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 और 3, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा 2W1 प्लस का 3W2। अब आएगा सब्जेक्ट टू द कंडीशन, पहला कॉलम W1 प्लस 2W2। अब चूंकि ये आ गया W1 प्लस के 2W2, फिर आएगा 1C, ठीक है। अब मिनिमम में तो प्रतिबंध C का मान कितना था 1 था। अगला कॉलम लिखो, प्रॉब्लम हो गई क्या इसमें, हाँ जी, अगला कॉलम लिखो 2W1 माइनस का, देखो 2W1 माइनस का W2, 2W1 माइनस का W2 ग्रेटर देन इक्वल, दूसरा सी लिखो भाई, ये आएगा 1। तीसरा लिखेंगे माइनस का 2W1 और प्लस का W2, ग्रेटर देन इक्वल, तीसरा गुणांक जो है वो है माइनस का 1, तथा W1 और W2 क्या हो जाएगा बोलो ग्रेटर देन इक्वल, यही इसकी देती हो जाएगी। कोई भी वेरिएबल एग्जामिनर यूज कर सकता है, वो इसी प्रकार से लिखा जाता है। लिख लीजिए इसको, तो लिख तो दिया उसमें, इसमें से कोई देख कोई कॉमन आ रहा हो तो लिख देते, नहीं लिख पा रहा है तो नहीं लिखेंगे। क्या चीज, क्या अगर होता है दे देगा एग्जामिनर बनी बनाई, जब तो बना देंगे उसको, नहीं तो फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं उसको। भाई यहाँ से कोई कॉमन थोड़ी ना रहा, चिन्ह में प्रतिबंधित आ रहा है क्या। अब जैसे कि यहाँ दो चरों के डिफरेंस के रूप में होता, अब यहाँ बन कहाँ रहा, अब मैं क्या कॉमन निकालूं, इसमें से कुछ कॉमन ही नहीं निकल रहा, W1 माइनस W2 नहीं बन रहा,
ऊपर वाले में तो बना के तो दे दिया, ये तो हमने खुद ने बनाई है, आया कहाँ से, खुद ने तोड़ा है इसको। एग्जामिनर ऐसे दे देता जैसे ये क्वेश्चन होता। अब नहीं लिख पाएगा ना, वो लिख ही नहीं पा रहा ना, हाँ तो लिख ही नहीं पाएगा। ये जो एक एग्जाम्पल दे रखा होगा सीट में आपको, इसमें लिखा गया होगा, है ना। लिख सकता है तो लिख देंगे, नहीं लिख पाता है तो नहीं लिख पाएंगे। कौन से पेज नंबर पे बोलो? 13 पर। अभी यहीं तक पहुंचे हम। लिख जाता है तो लिख देते हैं, अदरवाइज नहीं लिख पाता है तो नहीं लिखते। लिख लिया ना? परिवहन को चालू कर दें। परिवहन समस्या, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और बीच बीच में जो क्वेश्चंस आते रहेंगे उनसे और प्रैक्टिस होती रहेगी। एस्टेट की कहीं में, अच्छा एब्स्ट्रैक्ट के, मैं यानी एस्टेट के, एब्स्ट्रैक्ट के आज से कराने लग जाएंगे। मतलब जैसे कि ऐसा कीजिए, जैसे कि आधे क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ क्लासरूम के अंदर, है ना, और शाम को जैसे आध पौन घंटे या 1 घंटे लाइव आ जाए करना है ना, तो रिकॉर्डिंग तो मिली है कि जैसे भी है वैसे कर लिया करो भाई। आधे तो आपके जैसे कि 300 साढ़े 300 क्वेश्चन थे, 300 में तो जैसे मान के चलो 100 क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिए होंगे, ज़्यादा नहीं तो, है ना। अब 100 करा दिए होंगे तो बचे कुछ 200, कैसे भी कर लो आप, जैसे भी चाहे वैसे करा देंगे। हाँ लगा दे। इसको तो मैं अभी साथ के साथ करा दूंगा, इनके क्वेश्चंस मैट्रिक्स के भी अभी साथ के साथ करा दूंगा, डिटरमिनेंट के भी साथ के साथ, और उसके हैं किसके, हाँ तो वो आज ले जाना आप, है ना। बट कार्ड सब लाया करो, कार्ड पे एंट्री कराया करो भाई। और एक चीज़ और ध्यान रखो, जिनका आधार कार्ड और फोटो जमा नहीं है वो जमा करा देना, है ऑनलाइन जमा कराएगा, वो जमा करा देना। भंडारे की बात ना है भाई, जवाब देना पड़ता है। तुम में तो कोई लापता है, वो तो कौन जवाब देगा, हम देंगे ना कि यहाँ पढ़े हो, कहाँ गए हो बच्चा, ठीक है। हवाले में कहाँ भाग जाए तुम भाई। देखो परिवहन समस्याएं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, पहले थोड़ा सा समझाऊंगा, परिवहन समस्याएं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। परिवहन समस्याएं या फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। परिवहन समस्या, एक क्वेश्चन देखने को मिलता है नियतन का और परिवहन का, फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट दोनों में नियतन का क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है भाई। तो परिवहन समस्याएं या फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन या फिर परिवहन समस्याएं, ठीक है भाई। पहले मैं समझाऊंगा फिर उसके बाद लिखाऊंगा, ठीक है भाई।
जैसे कि हमारी जब बात हुई थी आपसे शुरुआत क्लास में, तो आपने देखा था जैसे कि भविष्य में हो सकता है अगर आप व्यापारी बन जाएं और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाए। एक तो होता है डेस्टिनेशन पॉइंट, एक होता है ऑरिजिन पॉइंट। जहाँ पर माल को भेजा जाएगा वो होगा गंतव्य स्थान, और जहाँ पर माल बनेगा उसे कहेंगे उद्गम स्थान। ठीक है भाई, ऑरिजिन पॉइंट। तो ये तो होता है हमारे पास उद्गम, अभी मैं समझा रहा हूँ ना, उद्गम यानी कि ऑरिजिन पॉइंट, जहाँ पर माल बनेगा। ठीक है, और एक होगा गंतव्य स्थान यानी डेस्टिनेशन पॉइंट। ठीक है, जहाँ पर माल को आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है। अब ये उद्गम स्थान है। डिमांड और सप्लाई रूल वर्क करता है, जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई की जाएगी, उससे ज़्यादा सप्लाई कर देंगे तो दुकानदार भी नहीं लेगा, ये भी जानते हो। और कोई भी कंपनी उससे ज़्यादा माल बनाना नहीं चाहेगी जितनी डिमांड हो, क्योंकि फिर उनका माल ख़राब होगा। तो कोई भी कंपनी का रूल यही होता है कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई की जाए। ठीक है भाई, तो यही होती है संतुलित परिवहन समस्या, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अगर मांग ज़्यादा हो जाए तो बैलेंस नहीं रहा, या फिर माल ज़्यादा बन जाए तो बैलेंस नहीं रहा, तो फिर डमी सफिक्स यूज करते हैं और उसको बैलेंस करते हैं। तो देखिए ये उद्गम है ऑरिजिन पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? ऑरिजिन पॉइंट। यहाँ पर हमारे पास गंतव्य स्थान यानी कि कुल मांग भाई इधर की साइड आएगी, यहाँ माल भेजा जा रहा है, तो यहाँ पर कुल मांग क्या मांगा गया है, जो भी गंतव्य स्थान है। जैसे कि मान के चलो उद्गम स्थान है, O1, O2, O3 तीन कंपनियां हैं। कितनी कंपनियां हैं? तीन। एक O1 है, एक O2 और एक O3 है, तीन कंपनियां। तीनों कंपनियां समान माल बना रही हैं। क्या बना रही हैं? समान माल। जैसे कि चीनी के व्यापारी होते हैं। ठीक है, अब चीनी के व्यापारी हैं तो O1 भी चीनी बना रही है, O2 कंपनी भी चीनी बना रही है और O3 कंपनी भी चीनी बना रही है। चार जगह से डिमांड आई है भाई। कितनी जगह से? चार। D1 ज़्यादा से भी आ सकती है, 5 जगह से भी आ सकती है। D3 हो सकता है एक जगह से भी आ सकती है। D4। ठीक है, अब इसने डिमांड की है, सपोज कीजिए 50 kg चीनी की, या किलो में मान सकते हो या किसी में भी मान सकते हो। ठीक है, इसने की है भाई 40 की, इसने की है 30 की, इसने की है 30 की। कितना हुआ टोटल? 150। भाई टोटल इतनी मांग की गई है। ठीक है, D1 की डिमांड है भैया कि 50 किलो चीनी चाहिए, इसकी है 40, इसकी 30। ये बड़े व्यापारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए केवल घर परिवार चल सकता है, और बड़ा व्यापारी जो होगा जिसको बहुत ही पैसा कमाना है, बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं, करोड़ों का टर्नओवर पर डे या फिर एक महीने के अंदर होता है, तो फिर लाखों में ही बचत होती है। ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी विधि होती है। और अब देखो यहाँ पर O1 है, O2 है, O3 है, तो यहाँ से हमारे पास जो उद्गम स्थान है इस पर आपूर्ति कितनी है। ठीक है भाई, तो जैसे कि O1 कंपनी माल बना रही है, सपोज कीजिए 60 किलो। ठीक है, इससे ज़्यादा बनाएगी नहीं, 150 की डिमांड है, 150 से ज़्यादा बनाएंगी नहीं। O2 कंपनी बना रही है सपोज कीजिए 30, तो कितना हुआ? 90। टोटल कितना करना है? 150 या 40 कर देते हैं इसको। चलो ठीक है, नहीं अब इसका कितना होगा? फिर 60 ही हो जाएगा। तो टोटल कितना हुआ? 90। बैलेंस हो गया। क्या हो गया? बैलेंस। डिमांड 50, 40, 30 की, और ऑरिजिन कितना है? 60। ये 30 बना रही है और ये 60 बना रही है, टोटल 150। हो सकता है अगर ये कितना बना देती? 40, तो ये ज़्यादा हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ज़्यादा। फिर बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नहीं होती, सम्मित नहीं होती। फिर इसको डमी सफिक्स यूज करके फिर सम्मित बनाया जाता है एक्स्ट्रा देकर। ठीक है, अब क्या करते हैं कि भाई माल भेजना है। क्या भेजना है? माल। O1 कंपनी भेज रही है D1 को माल। ठीक है, O1 कंपनी अगर D1 को माल भेजती है और 1 किलो भेजने का खर्चा सपोज करो C11 रुपया आ रहा है, कितना आ रहा है? या 2 रुपया आ रहा है। 1 किलो चीनी को भेजने का खर्चा कितने रुपया है? 2 रुपये। अगर वो 50 किलो चीनी में से, भाई जरूरी ना कि पूरी 50 किलो यही भेजे। अब देखो O1 कंपनी अगर D1 को माल भेजती है, तो O1 कंपनी अगर D1 को माल भेजती है, 1 किलो भेजने का खर्चा कितने रुपया है? 2 रुपये।
अगर O2 कंपनी D1 को माल भेजती है, O2 कंपनी D1 को माल भेजती है तो 1 किलो भेजने का खर्चा कितने रुपया, सपोज करो 1 रुपया। अगर O3 कंपनी D1 को माल भेजती है तो इसके द्वारा भेजने का खर्चा सपोज कीजिए 1 किलो का 5 रुपये। अब D1 किससे लेना चाहेगा, O2 से। भाई D1 ने तो कह दिया कि मैं तो O2 से लूँगा। अगर O2 देना चाहेगा ना देना चाहे भाव की, तो O2 क्या इनसे संबंध खराब करना चाहेगा, इनसे भी बैलेंस बना के रखना है, खर्चा भी कम से कम हो। O2 ये जो कंपनियां हैं अपने माल को ऐसे भेजें, कैसे भेजें, O1, O2 और O3 तीनों कंपनियां चारों की डिमांड को किस प्रकार पूरा करें कि भेजने का जो खर्चा है वो कम से कम लगे, जो जेब से भेजने का जो खर्चा है वो कम से कम लगे। अब करोड़ों का टर्नओवर है भाई, 50 ट्रक जा रहा है माल, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, तो कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजें और खर्चा जो है हमारा क्या लगे, कम से कम लगे। 3 कंपनियां चल रही हैं अलग अलग शहरों में, तो उसी हिसाब से भेजते हैं। जरूरी थोड़ी, जैसे दिल्ली से डिमांड आई तो जयपुर से थोड़ी ना माल भेजेंगे, दिल्ली के नज़दीक जो भी कंपनी होगी वो माल भेजेगी, खर्चा क्या हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। ठीक है भाई। तो हमेशा क्या करना होता है, जैसे O1 कंपनी D2 को माल भेजती है तो 3 रुपया पर केजी, या O1 कंपनी इसको भेजती है तो 1 रुपया पर केजी, O1 कंपनी D4 को भेजती है तो जैसे 4 रुपया पर केजी का खर्चा लगता है। ऐसे सभी का खर्चा दिया हुआ होता है मैट्रिक्स के अंदर। तो भाई ये इसको माल भेजती है तो इसका इतने खर्चा आता है। अब मान के चलो इसने 50 कट्टे ना भेजकर या 50 किलो चीनी ना भेजकर 20 किलो चीनी ही भेजी, कितनी, 20, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 से। तो कितना हो गया, 20 × 40 रुपये। अब O2 कंपनी ने सपोज कीजिए D1 को जो माल भेजा है वो सपोज दैट कितना भेज दिया, या 20 किलो ही भेज दिया, तो कितना हो गया, 40 किलो हो गया। अब इसने कितना भेजा है बोलो, 10 किलो। ठीक है, तो टोटल 50 हो गया, 20 और 20 40 और 10 50, 50 हो गया। अब इसका कॉस्ट, ये तो कॉस्ट थी, ये यूनिट है, ये क्या है, यूनिट, ये कॉस्ट थी कि भाई 1 यूनिट भेजने की कॉस्ट थी। अब कितनी यूनिट भेजी है, 20 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2 × 20 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही सभी हो जाएंगे, तो सभी की कॉस्ट निकाल दी जाती है इस मैट्रिक्स के अंदर, सभी की क्या निकाल दी जाती है, कॉस्ट निकाल दी जाती है। और सभी की कॉस्ट निकालने के बाद जो अब हमारा उद्देश्य होगा वो मैक्सिमम में होगा कि मिनिमम में, मिनिमम में। अब मिनिमम में होगा, समेशन 1 होगा कि 2 होगा, 2। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ हमारे पास पंक्ति भी चल रही है, यानी रो भी चल रही है और क्या चल रहा है, कॉलम भी चल रहा है। यानी कि मान के चलिए अभी तो मैंने इसको डिजिट में लिखा, अब डिजिट में ना लिखकर मैं अब इसको वेरिएबल में यूज करूँ, किसमें, वेरिएबल में। ठीक है, अब वेरिएबल में कैसे लिखते कि अगर O1 कंपनी D1 को माल भेजती है तो 1 यूनिट का खर्चा सपोज कीजिए C11 रुपया है, कितने रुपया है, C11। अगर O1 कंपनी D1 को माल भेजती है तो 1 यूनिट भेजने का खर्चा कितना है, C11 रुपया है। ठीक है भाई, अब इसका खर्चा आ रहा है आपका कितना, C11 रुपया, कितना आ रहा है, C11 रुपया आ रहा है। जब C11 रुपया खर्चा है, अगर O1 कंपनी D1 को माल भेजती है तो 1 यूनिट भेजने का खर्चा कितना है, C11। O1 ने D1 को कितनी यूनिट भेजी, सपोज करो X11, कितनी भेजी, X11, तो टोटल खर्चा कितना हुआ, C11 × X11। अगर O1 कंपनी D2 को माल भेजती है तो 1 यूनिट का खर्चा है C12, कितना है, C12, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। अब सपोज कीजिए इसने कितनी यूनिट भेजी है, X21, कितनी भेजी है, X12, ये आ जाएगा। ऐसे D4 को भेज रहे हैं तो कितना होगा, C14 और X14। ऐसे ही सभी को पूर्ति करेंगे तो कितना आएगा बोलो, O3 D1 को माल भेज रही है तो इसका खर्चा C31, और ये हो जाएगा हमारे पास X31, इतनी यूनिट भेजी है, ये हो जाएगा C34 और X34। अब इन सभी, ये हमारे पास खर्चा आ गया, पूरा खर्चा आ गया। इस पूरे खर्चे को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा बोलो, मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, CIJ का, किससे हो रहा है बोलो, XIJ से, CIJ × XIJ। अब समीशन I लग रहा है और J लग रहा है। अब देखो समीशन लग रहा है आपका J बराबर 1 2 और I बराबर 1 2। I देखो कितनी पंक्तियां, देखो 1 2 3, तो I का मान कहां तक चला, अब कॉलम गिनो 1 2 3 4, ऐसे भी बना के दे सकता है एग्जामिनर। तो यहाँ कितना लगा दिया, 4। ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, अभी कंडीशन लगा दो सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट की कंडीशन क्या लगेगी,
सब्जेक्ट की कंडीशन ये लगेगी कि भाई कॉस्ट को हटा दो। यूनिट कौन कौन सी हैं बोलो, यूनिट देखो यहाँ यूनिट कौन कौन सी हैं। ये यूनिट है, इतनी भेजी है इतना माल भेजा है, इसको इतना भेजा है और इसको इतना भेजा है। इस सब मालों का जो जोड़ है वो किसके बराबर होना चाहिए, वैसे ज़्यादा होगा नहीं। अब सपोज कीजिए यहाँ पर ये जो मांग है वो हमारी A1 है। सपोज कीजिए कितनी है, ये थी A1 डिमांड, ये थी A2 डिमांड और ये थी हमारे पास कितनी A3। ऐसे ये सपोज कीजिए V1 थी, ये V2 थी, ये V3 थी और ये V4 थी। ठीक है, ये इतनी इतनी यूनिट यहाँ बन रही हैं और इतनी इतनी डिमांड की गई है। ठीक है, अब मुझे बताओ पहला समीशन, हाँ जी, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि इन यूनिटों का जोड़ निकालूं तो किसके बराबर आना चाहिए, A11 के। तो यानी कि मैंने समीशन निकाला किसका, XIJ का। किसका निकाला, XIJ का। ठीक है भाई, अब समीशन निकाल रहे हो XIJ का। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या बदल रहा है यहाँ पर, 1 फिक्स है, क्या फिक्स है, 1 फिक्स है। क्या बदल रहा है, J। क्या बदल रहा है, J। 1 2 और 4 तक। J का मान कहाँ तक चल रहा है, 4 तक। तो मैंने क्या बदला, J बदला, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लगाकर 4 तक, 1 से लगाकर 4 तक। और इसका जो जोड़ है, सपोज कीजिए यहाँ आ रहा है तो ये आ रहा है, सपोज कीजिए A1, फिर क्या आ रहा है A2, फिर क्या आ रहा है A3। तो क्या आएगा बोलो, AI। फिक्स क्या किया था मैंने, 1। देखो फिक्स कौन किया है, 1। यहाँ भी क्या फिक्स है, 1। यहाँ भी क्या फिक्स है, 1। और यहाँ भी क्या फिक्स है, 1। क्या फिक्स है, 1। ऐसे यहाँ पे क्या फिक्स है, 3। यहाँ पे क्या फिक्स है, 3। और यहाँ पे क्या फिक्स है, 3। यानी I का मान फिक्स है। तो बराबर में क्या आ गया, AI। दूसरी शर्त, कंडीशन नंबर 2। अब भाई एक प्रतिबंध तो ये आ गया। दूसरा ये है कि भाई जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा यूनिट हो नहीं सकती। डिमांड कौन कौन सी है कि X11 और X31, इनका जोड़ जो है वो किसके बराबर आ जाना चाहिए, V1 के बराबर आ जाना चाहिए। अब देखो क्या फिक्स कर लिया मैंने, दूसरा वाला 1 फिक्स कर लिया है। तो क्या I चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, I। तो दूसरा आएगा समेशन XIJ। I चेंज हो रहा है ना, तो I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से 3 तक। अब इसका जो जोड़ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, V। क्या फिक्स कर रखा है मैंने, J। कितने, ये कॉलम ही तो चल रहे हैं, 1 2 3 4, क्या चल रहा है, कॉलम। तो ये आ गया हमारे पास कॉलम। अब एक शर्त तो ये आ गई, दूसरी शर्त ये आ गई, तीसरी शर्त ये आ गई। लास्ट और आखिरी शर्त क्या होगी, तथा एक शर्त और आ जाएगी कि इन AI का जो जोड़ है इन BG के जोड़ के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कि समेशन AI बराबर होना चाहिए समेशन BJ के। अजी I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ली है मैंने, 1 से 3, और J की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ली है, 1 to 4। तीसरी शर्त आ गई। तथा लास्ट और आखिरी शर्त कि जितने भी वेरिएबल आपने यूज किए अंदर वाले, वो सभी कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0 होने चाहिए। कैसे होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0। अब देखो मैंने सबसे पहले आपको बता रखा है कि कोई भी समस्या होगी उसके लिए सबसे पहले उद्देश्य फलन होना चाहिए मिनिमम में। किसमें, मिनिमम में। और दूसरा आता है प्रतिबंध, तो प्रतिबंध दे ही रखें। और तीसरा आता है ऋणोत्तर प्रतिबंध कि जो यूनिट भेज रहे हैं, भाई एक कंपनी दूसरे को माल भेजेगी, या तो 10 यूनिट भेजी या 5 यूनिट भेजी या एक भी यूनिट नहीं भेजी, एक भी यूनिट नहीं भेजी, तो क्या आ सकता है उसका मान ज़्यादा से ज़्यादा 0। नेगेटिव में तो नहीं जा सकता कि भाई नेगेटिव में 5 यूनिट, यानी नेगेटिव में 5 किलो चीनी भेज दी, नहीं जा सकती ना। तो यानी पॉजिटिव जाएगी या ग्रेटर देन इक्वल हमेशा क्या होगा, 0। तो ये हो गया आपके पास क्या बोलो, उद्देश्य फलन, यानी कि LPP हो गई। क्या हो गई, LPP। अब एग्जामिनर बहुत इंटेलिजेंट होता है, आप जानते हो। एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि भाई ये खुद एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक खुद क्या होती है, एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है। तो क्या इसे सिंप्लेक्स विधि से सॉल्व किया जा सकता है, आपका उत्तर होगा हाँ। क्या इसे द्वैधता से सॉल्व किया जा सकता है, हाँ, क्योंकि LPP की क्या निकाल देंगे हम, ड्यूलिटी, और ड्यूलिटी को भी हम क्या सिंप्लेक्स विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो परिवहन समस्या को सॉल्व करने की 3 विधियां होती हैं। एक बार यही क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है उत्तर कोने पश्चिम नियम, यानी सुसंगत तल निकालने के लिए, यानी कि नॉर्थ कॉर्नर रूल। दूसरा होता है न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि, यानी कि लीस्ट कॉस्ट मेथड। और तीसरा होता है बोगल सन्निकटन, यानी कि बोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, या पेनल्टी मेथड, या शास्त्री विधि। ठीक है, 3 विधियां होती हैं। एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई परिवहन समस्या को क्या हम
सिंप्लेक्स विधि से सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि परिवहन समस्या स्वयं एक क्या होती है, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या होती है। इस कारण हम इसे किससे सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लेक्स विधि के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम डालेंगे परिवहन समस्या, एडिंग डालेंगे आप कौन सी समस्या, परिवहन समस्या, डाल लिया। लिखो भाई परिवहन समस्या, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट, परिवहन समस्या या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, परिवहन समस्या या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। हाँ भाई पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखेंगे। हाँ जी, सबसे पहले तो यह एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या है। कैसी समस्या है, LPP यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम या फिर रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या है। सबसे पहला गुण तो इसका यही है, और किताब का नाम ही LPP है, तो सभी की सभी प्रॉब्लम कैसी होंगी, रैखिक प्रोग्रामिंग नहीं होंगी, और सभी को हम सिंप्लेक्स विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। सबसे पहला गुण, यह एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या है। क्या है बोलो, यह एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या या फिर क्या है बोलो, एक LPP है, पहला गुण। तो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज, इसे किससे सॉल्व किया जा सकता है, इसे सिंप्लेक्स से, इसे सिंप्लेक्स विधि से। अगर दो ही वेरिएबल होते तो ग्राफिकल विधि से भी, अगर इसमें कितने वेरिएबल होते, दो ही, तो ग्राफिकल विधि से भी, लेकिन वेरिएबल इसमें ज़्यादा आते हैं, हमेशा सिंप्लेक्स से या द्वितीयता से भी हल किया जा सकता है। अब ये मत सोच लेना कि सर ने पहली लाइन लिखाई है सिंप्लेक्स और द्वितीयता और आगे भी विधि हैं, तो सोचे कि सिंप्लेक्स और द्वितीयता, आगे की विधियों के नाम नहीं लिख के आए कि पहली लाइन ही ये पढ़ जाए, आगे भी लिखाऊंगा है ना। सिंप्लेक्स और द्वितीयता से भी शब्द यूज कर लिया ना मैंने, से भी क्या किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। अबे मान के चलो आप किसी कंपनी के अंदर जाते और आप कहते हैं कि भाई 3-4 कंपनियों से समझौता करते कि भाई हम आपके माल को भेज देंगे, जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम भेज देते हैं आपके माल को 50,000 रुपये में। कितने रुपए में, 50,000 रुपये में। लेकिन दूसरा व्यक्ति जाता है, वो कहता है कि भाई ये 50 में भेज रहा है, मैं आपके माल को भेज देता हूँ 45,000 रुपये में। तो 50 वाले को रखेंगे कि 45 वाले को, 45 वाले को रखेंगे। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति और जाता है, वो कहता है 45 में तो 40 में भेज दूँ, तो फिर भाई माल तो वही रहेगा, क्वालिटी तो वही रहेगी, भेजने का तरीका उनका अलग अलग होगा। तो 40,000 रुपये नहीं, टाइम की भी सब कुछ वही रहेगा, और बल्कि जल्दी भेज दे, 40,000 में भेज दे, कम पैसा, समय भी कम, समय पे मांग पूरी, तो कंपनी घाटे में जाएंगी कि फ़ायदा में रहेंगी, फ़ायदा में रहेंगी। तो वो 40 वाले को रखे। लेकिन कोई अन्य व्यक्ति आता है, वो कहता है कि सब मैं भेजना चाहता हूँ, लेकिन मैं 40 से कम में नहीं भेज सकता, तो दूसरे को रखेंगे क्या, नहीं रखेंगे। तो कहने का मीन क्या हुआ कि एक 50 में भेज रहा था, एक 45 में भेज रहा था और एक 40 में भेज रहा था। सुसंगत तो तीनों हैं, फिजिबल तो तीनों में भेज तो रहे हैं, लेकिन एक कहता है कि मैं 1 लाख में भेज दूँ, भेज तो वो भी रहा है, लेकिन सब में सबसे न्यूनतम वैल्यू कौन सी है, 40,000। कौन सी है, 40,000। तो यही हमारा इस्तेमाल होगा, यही हमारा कैसा सॉल्यूशन होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कि भाई फिजिबल सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन निकलता है जिसे हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू देता है या मिनिमम। अब चूंकि ये जो हमारे पास परिवहन समस्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ये मिनिमम में, ये किस में, मिनिमम में। जब ये प्रॉब्लम हमारी मिनिमम में दे रखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को भेजने का जो खर्चा होगा वो हमारा मैक्सिमम में होगा कि मिनिमम में, मिनिमम में होगा। तो इसके लिए हमें कैसी वैल्यू निकालनी होगी, मिनिमम में।
तो 40,000 सबसे लोएस्ट कॉस्ट हो जाती है और 40,000 सबसे लोएस्ट कॉस्ट हो जाती है। तो इस केस के अंदर 40,000 ही हमारा इस्तेमाल हो जाएगा, 40,000 ही हमारे पास क्या हो जाएगा, इस्तेमाल। जबकि सुसंगत कौन कौन से थे, 40 भी था, 45 भी था और 50 भी था, ये सभी सुसंगत थे। लेकिन इन सुसंगत हलों में सबसे न्यूनतम वैल्यू आई थी 40,000। तो भाई 40,000 ये हमारा कैसा हल हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है। तो पहला पॉइंट तो यह है, यह एक एलपीपी है, इसे सिंप्लेक्स और वैधता से भी क्या किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का पॉइंट नंबर फर्स्ट। हाँ जी, जहां वस्तु उपलब्ध होती है इस समस्या में, हाँ जी, ये जो प्रॉब्लम दी होगी, जहां वस्तु उपलब्ध होती है उसे उद्गम स्थान, कैसा स्थान कहोगे, उद्गम। जहां वस्तु उपलब्ध होती है उसे उद्गम यानी ओरिजिन पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ओरिजिन, उसे उद्गम स्थान, उद्गम यानी कि ओरिजिन पॉइंट। तथा जहां वस्तु की मांग होती है, जहां किसकी मांग, वस्तु की मांग यानी कि डिमांड, जहां वस्तु की डिमांड होती है उसे गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन पॉइंट, जहां वस्तु की क्या होती है, बोलो, मांग होती है, उसे आप क्या कहते हो, डेस्टिनेशन पॉइंट। उसे क्या कहते हो, बोलो, डेस्टिनेशन पॉइंट कहते हैं। हाँ जी, व्यवसायी क्या चाहता है, अगर जेब से पैसा लग रहा हो तो कम से कम, और कमावे की बात आवे तो ज्यादा से ज्यादा, यही तो होता है। तो भाई इसका सिद्धांत अभी किस सिद्धांत पे वर्क करता है, प्रिंसिपल क्या है इसका, बोलो, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि भाई इसमें प्रबंधी या व्यवसायी या मैनेजमेंटर ये चाहता है कि एक माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार भेजा जाए कि लागत न्यूनतम हो, यानी कॉस्ट जो है वो क्या हो, न्यूनतम हो। तो इसका सिद्धांत क्या है, इसमें व्यवसायी, व्यवसायी या व्यापारी या मैनेजमेंटर, व्यापारी या फिर क्या, मैनेजमेंटर, ठीक है भाई, सौदागर, सौदागर, ये चल नहीं रहा कि पीछे वाला है, ये पीछे वाला नहीं चला रखा क्या, इसको ऊपर नीचे कर दो, दो बटनों को, नहीं दो से नहीं चलेगा, दो ऊपर नीचे कर, चल गया क्या, तो वो बंद क्यों करते हो, उसको चलने दो, ठंड हो जाती है, तो कमर लिया करो, ओढ़ के बैठ जाया करो, जब वो लगे तो रजाई लिया करो, कल ते कमर, भाई नहावे और धोवे ते मतलब ना रहे, गर्मी तो गर्मी रे कर, गर्मी तो गर्मी रे। अब क्लासरूम के अंदर बैठे रहते हो, फिर चारों तरफ से बाउंड होता है तो गर्मी तो पड़ती है। ये अब अंदर इतना होता है कि आप जस्ट उसके नीचे बैठे रहते हो तो सबसे पहले हवा आपको लगती है, लेकिन आगे हम भी खड़े हैं कि नीचे, तो हम तक तो थोड़ी सी हवा ना पा रही। पंखा नहीं, ये सीधा आ जाता है, उसका सीधा बेनिफिट होता है, उसको बंद कर देते ना पीछे से, पंखा न वाले बंद कर दे करो, उसको चलने देगा ये। और जिसको जैसे सर्दी जाड़े जो भी लगे उसी हिसाब से वो अपने अनुसार अरेंजमेंट करके लाया करें या अरेंजमेंट किया करें। उद्देश्य होता है कि वस्तु को या माल को, वस्तु या माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक
एक स्थान से या उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक या उद्गम से गंतव्य स्थान तक किस प्रकार भेजा जाए, किस प्रकार भेजा जाए कि लागत न्यूनतम हो। किस प्रकार भेजा जाए कि क्या भाई, लागत और क्या हो, न्यूनतम हो। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार भेजा जाए कि जो आपकी लागत है यानी कि कॉस्ट कैसी हो, न्यूनतम यानी कि मिनिमम हो। आपकी जो कॉस्ट हो वो कैसी हो, बोलो न्यूनतम यानी कि मिनिमम हो। पर 3 बातें की हैं अभी तक मैंने। ये एलपीपी है, सिंपलेक्स विधि से या डुअलिटी से सॉल्व की जा सकती है। दूसरा, जहाँ माल बनता है उसे ऑरिजिन और जहाँ माल भेजा जाता है उसे डेस्टिनेशन पॉइंट यानी गंतव्य स्थान। तीसरा, व्यापारी या आपका उद्देश्य क्या होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर या उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान तक माल को कैसे भेजा जाए कि आपकी जो लागत है वो क्या हो, न्यूनतम हो। क्या हो, न्यूनतम हो। अब लिखेंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम या फिर गणितीय संरूपण एक परिवहन समस्या का। तो यहाँ डालेंगे परिवहन समस्या का गणितीय संरूपण, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, गणितीय संरूपण या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब लिखो गणितीय संरूपण, इसको लिख लीजिए पहले। अजी, गणितीय संरूपण या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। हाँ जी, सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे ना। इधर तो उद्गम है, उद्गम को क्या बोला जाता है, बोलो ऑरिजिन। इधर की साइड आपका गंतव्य स्थान है, ठीक है भाई, इसको बोला जाता है डेस्टिनेशन पॉइंट। डेस्टिनेशन पॉइंट डेस्टिनेशन पहले से लिख सकते हो, पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है भाई। यहाँ उपलब्ध इकाइयाँ यूनिट्स हैं और यहाँ आपके पास मांग का कुल योग है। उपलब्ध इकाइयाँ हैं, इकाइयाँ यानी कि यूनिट्स। अखबार में कभी पजल खेली है, पजल, तो ऐसा ही खेल है इसका भी। खेली तो है पर कहूँ पूरी ना हुई है, अब एजाई करेगी पूरे। यहाँ मांग है, एक बार कर दी, वेरी गुड। अब लेकिन यहाँ हर बार करनी पड़ेगी जब तक नौकरी नहीं लगेगी। ये डिमांड है। देखिए भाई, पी ले आजी, आवाज नहीं भी। ओवन कंपनी, O2 कंपनी, दो ही कंपनी बहुत है, डॉट 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 IV कंपनी और I का मान चल रहा है सपोज कीजिए M तक। टोटल कितनी कंपनियां हैं, M है, या फिर M उद्गम स्थान है, O1 O2 OI
और ओ एम, आई का मान कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 से लगाकर एम तक, ठीक है भाई। अब हम गंतव्य स्थान मान लेते हैं, एक जगह से डिमांड, दूसरी जगह से डिमांड, जेवे स्थान से डिमांड और एनवे स्थान से डिमांड। थोड़ी सी डिमांड का स्पेस दे देते हैं ना, बीच में स्पेस दे दो। D2 जगह से डिमांड, डी जे और डी एन, ठीक है भाई। हाँ भाई, D1 स्थान से जो डिमांड है वो कितनी यूनिट्स की है, V1, कितनी है, V1। यहाँ से जो डिमांड है वो V2 यूनिट्स की है, और यहाँ से जो डिमांड है वो VJ यूनिट्स की है, और यहाँ से जो डिमांड है वो BN यूनिट्स की है। कितनी यूनिट्स की है, BN यूनिट्स की है, ठीक है भाई। उपलब्ध इकाइयाँ, O1 के पास A1 इकाइयाँ उपलब्ध हैं, O2 के पास A2 इकाइयाँ उपलब्ध हैं, OI के पास AI इकाइयाँ उपलब्ध हैं, और OM के पास AM इकाइयाँ उपलब्ध हैं। शर्त क्या होगी, इन इकाइयों का योग इन मांगों के योग के क्या होना चाहिए, बराबर, यानी कि समेशन AI बराबर होना चाहिए समेशन VJ के। अब AI की वैल्यू कहां से कहां तक है, पंक्ति 1 से लगाकर कहां तक जा रही है, और कॉलम कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लगाकर n तक। तो I का मान कहां से कहां तक चलेगा, लिख लो, भले वाइट पेन से लिख लो, I बराबर 1 to m, और J का मान चलेगा J बराबर 1 to n। यानी कि ये तो है हमारे पास उपलब्ध इकाइयों का योग, और ये है मांगों का योग। किसका योग है, मांगों का योग। ये दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर बराबर होने चाहिए, ठीक है भाई। दो चीजें हो गई। हाँ भाई, यहाँ तक। हाँ भाई, कौन भेज रहा है माल, O1 कंपनी D1 को माल भेजती है, तो 1 यूनिट का खर्चा है C11 रुपया। कितना है, C11। तो देखो C11 रुपया खर्चा हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर O1 कंपनी ने D1 को जो माल भेजा है उसकी कितनी यूनिट भेजी है, सपोज कीजिए X11। तो O1 कंपनी ने D1 को जितना भी माल भेजा उसका टोटल खर्चा कितना हुआ, C11 इंटू X11। अगर O1 कंपनी किसको माल भेजती है, D2 को, तो उसका खर्चा आता है, सपोज कीजिए 1 यूनिट का C12 रुपया खर्चा है। तो X12 यूनिट भेजेगा तो C12 इंटू X12। ऐसे ही JB को भेजता है तो C1J खर्चा है, और N को भेजता है तो C1N खर्चा है। 1 यूनिट का चल रहा है, 1 यूनिट, ठीक है। जैसे 1 किलो चीनी का आता हमने, या 1 कट्टा चीनी जो भी है, तो जैसे कि यहाँ से आएगा हमारे पास C21, C22, C2J, और यहाँ से आएगा C2N, ठीक है भाई। अभी यहाँ से ये आएगा I भी पंक्ति आ गई, I1, CI2, CIJ और CIN। अभी डॉट 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 ये आएगा CM1, CM2, CMJ और CMN। ये तो दे दी कॉस्ट तो एग्जामिनर देता ही है। अब यूनिट हमें निकालनी पड़ती है भाई, कॉस्ट तो देता ही है, यूनिट हमें भेजनी पड़ती है भाई। कॉस्ट दे दी, अब यूनिट भेजो, तुम कैसे कैसे भेजेंगे, किसको कितना भेजेंगे, मांग पूरी आ जाए और कंपनी की जितनी भी इकाइयाँ वो भी पूरी चली जाए। अब कैसे भेजेंगे, वो आपको भेजनी पड़ती है। अब सपोज कीजिए, अब आप भेज रहे हो क्या, यूनिट्स, इसको भेज दी X11, इसको भेज दी कितनी X12, इसको भेज दी X1J, इसको भेज दी X1N, ऐसे इसको भेज दी X21, इसको भेज दी X22, इसको भेज दी X2J, इसको भेज दी X2N, इसको भेज दी आपने कितनी XI1, इसको भेज दी XI2, इसको भेज दी XIJ, इसको भेज दी XIN, इसको भेज दी
XM1 इसको भेज दी XM2 इसको भेज दी XMJ और इसको भेज दी XMN। समझ तो जाओगे ना, इंटेलिजेंट तो हो गए हो। XMN है ना, भर लो इसको अगर भरना जानते हैं तो, और नहीं जानते तो इंटेलिजेंसी के आधार पर इसको लिख लो, और वो भी नहीं है तो फिर आपकी सीट में बना हुआ है। अगर वो भी नहीं पढ़ सकते तो घर का ही बैठो, फिर आंखन को इलाज कराओ, फिर इलाज के बाद ना पढ़ पाए तो फिर घर पे आराम करो और चक सो। पेपर खरीद लेंगे कछु ना है, कम गिरे घाट के रुपया चले जाए हैं, तो वैसे कोई पेपर हो ना दे तो है भाई, वैसे कौन पेपर दे देगा। दिन में कम दिख रहा है, रात में ज्यादा दिखाई देता है। रात में किसको दिखाई देता है ज्यादा पता है? अब तो जो भगवान ने आंख दी है बिनते देख लो, पीछे मन गिनते देख लियो, समय मिल जाए तो तुम्हारे कहा जाए। अब ये कह रहे हैं कि इनको मन की आंखों से दिखाई देता है। अजय लिख लिया। एक बार घर वाले इनको पॉट करके देखो भाई, कुछ नहीं है, ये प्रकृति के नियम है, ये बदल नहीं सकते। प्रकृति के अनुसार सामंजस्य बैठा के चलना पड़ता है सभी को, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समय से होती रहे। मतलब पढ़ाई लिखाई समय से हर वर्ग जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि एक ही क्षेत्र में आप पूरी तरीके से समर्पित हो जाओ। तो कभी भी मन को उदास मत रखो, आराम से कंफर्टेबल होकर स्टडी करो, और हर चीज़ के लिए सही समय पे समय दो। ये नहीं कि एक ही चीज़ के अंदर आप प्रॉपर रूप से समाहित हो जाएं, तो फिर ना तो वो चीज़ हाथ लग पाती है ना वही चीज़। बैलेंस बना के चलो जिंदगी को हमेशा, कभी दुख ना हो। ठीक है भाई, लिख लिया। लिखो भाई मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब भाई CIJ का है, कहां से कहां तक की? यहां CIJ IV स्थान से JV स्थान तक भेजने की 1 यूनिट का खर्चा है, 1 इकाई का खर्चा है, 1 इकाई का खर्चा है। अगर आप भेजते हो XIJ यूनिट तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? CIJ इंटू XIJ। ठीक है, अभी एक जने का निकला है तो सभी का जोड़ना पड़ेगा। समेशन तो I और J दोनों पर है, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल खर्चा आ जाता है। ये हमें मिनिमम करना है कि मैक्सिमम? मिनिमम। अगर आप मैक्सिमम करते हो तो कंपनी वाला दूसरे दिन ही आपको निकाल के बाहर कर देगा। ठीक है भाई, बढ़े आगे। देखिए जहां CIJ IV स्थान से, कौन से स्थान से? IV स्थान से JV स्थान तक, आवाज नहीं करेंगे भाई, छोरा फिर को एक क्वेश्चन से सिलेक्शन रखो, बात नहीं करते हो तो बस सीख लेते हो तो बढ़िया रहते हो। रट भी दे काम ना चले, बना के दे एग्जामिनर आजकल। भाई समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। समझ में आ गया तो क्वेश्चन कैसे भी बदल के दे दे, आसानी से कर देंगे। जहां CIJ IV स्थान से JV स्थान तक 1 इकाई, कितनी इकाई? 1 यूनिट भेजने का मूल्य या कॉस्ट
या फिर क्या होती है, कॉस्ट होती है। हाँ जी, यदि आईवे स्थान से, अभी कौन से स्थान से, आईवे स्थान से जेवे स्थान के लिए XIJ इकाई भेजी जाती है, कितनी यूनिट्स भेजी जा रही हैं, इकाई, तब खर्चा या लागत या कॉस्ट, अबे तब लागत क्या हो जाएगी बोलो, CIJ इंटू XIJ होगी। ये केवल एक कंपनी का लेन देन हुआ है, आईवी कंपनी ने किसको माल भेजा है, जे जगह से जो डिमांड हुई है डीजे को माल भेजा है, ठीक है, क्या भेजा है, XIJ यूनिट भेजी है, उसका खर्चा कितना हो गया, CIJ इंटू XIJ। अब टोटल निकालना है, तो देयरफॉर अजय क्या हो जाएगा, मिनिमम जेड, कितने समीशन लगेंगे, 2, क्या किस CIJ का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है बोलो, XIJ से। हाँ भाई, जे यानी कि नंबर ऑफ कॉलम कितने थे, 1 से लगाकर अब कितने थे, n तक, और यहाँ पंक्तियां कितनी थी, नंबर ऑफ रो 1 से लगाकर कितने थे, m तक, ठीक है। एक तो ये आ गया मिनिमम जेड, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। हाँ भाई, सब्जेक्ट टू द कंडीशन आ जाइए ऊपर की तरफ, ये आपका चल रहा है क्या, देखो ये क्या है, इकाइयां हैं, देखो X11, फिर कौन सी है X12, और ये कौन सी है XIJ और X1N, और इन जितनी भी इकाइयां भेजी हैं O1 ने, ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली, इन इकाइयों का जोड़ किससे ज्यादा नहीं हो सकता, A1, क्योंकि O1 ने टोटल कितना माल बना रखा है, A1 ही तो बना रखा है, इससे ज्यादा तो भेज ही नहीं सकता। ऐसे ही मैं जो इधर से जोड़ निकालूं इन सभी का जो डिमांड की है उसने कितने की है, V1 की। अब V1 की डिमांड की है तो ये बोलो क्या V1 से ज्यादा ले सकता है क्या, नहीं ले सकता, तो ये V1 से ज्यादा नहीं ले सकता, तो V1 इकाइयों से ज्यादा नहीं ले सकता, तो इनका जोड़ तो आना चाहिए V1 के बराबर, और इन इकाइयों का जोड़ आना चाहिए A1 के बराबर। अब इसमें चेंज क्या हो रहा है, देखो 1 तो फिक्स चल रहा है, क्या चल रहा है, 1 फिक्स चल रहा है, क्या चेंज हो रहा है, कॉलम 1 2 J और ये N, ठीक है भाई, तो कॉलम चेंज कर रहे हो तो AI आएगा, ये बना रहा है, जैसे कि इस वाले को लो, CI1 I फिक्स है, क्या फिक्स है, I, CI1 या तो देखो XI1 XI2 XIJ और XIN बराबर में कितना आएगा, AI, तो I फिक्स कर लिया, तो J को बदल रहे हैं तो I आ जाएगा, और I को बदल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। तो देखिए प्रतिबंध क्या आएगा अब आपका, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, समीशन लगेगा एक ही XIJ। हाँ जी, अब मैं J को बदल रहा हूं 1 से लगाकर N तक, J को बदल रहे हो क्या फिक्स हो गया, J को बदल रहे हो फिक्स क्या हो गया, I, तो क्या आ जाएगा, I तो AI में चल रहा था। दूसरा समीशन XIJ, किसको बदल रहे हो, I को, I बराबर 1 to M, तो देखिए क्या फिक्स हो जाएगा अब आपका J BJ, ठीक है भाई। तथा तीसरा प्रतिबंध क्या होगा, मांगों की कुल संख्या, हाँ भाई आपूर्तियों की कुल संख्या के बराबर हो जाएगी। अब भाई मांग कितनी है टोटल, BJ कितनी है बोलो, B1 B2 B3, और J का मान कहां से कहां तक है बोलो, 1 से N तक, ये मांग हो गई, टोटल मांग, आपूर्ति कितनी है बोलो, I बराबर 1 to M, इनका जोड़ इसके बराबर, सबसे ज्यादा बार पूछा गया रिजल्ट है ये जो लिख रहा है, आपूर्तियों का योग मांगों के कुल योग के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये वाली कंडीशन। तथा अब भाई जो यूनिट्स आपने भेजी हैं क्या उनकी संख्या नेगेटिव हो सकती है क्या, जो आपने XIJ जो यूनिट भेजी हैं वो क्या होंगी, ग्रेटर देन इक्वल 0। फॉर ऑल I का मान कहां से स्टार्ट हो रहा है बोलो, 1 से, और कहां तक जा रहा है बोलो, M तक, तथा J का मान कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और कहां तक जा रहा है बोलो, N तक। फॉर ऑल I और J के लिए XIJ क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0। यही एक परिवहन समस्या का गणितीय संरूपण है, यही
आपका गणितीय संरूपण है, वो भी किसका? एक परिवहन समस्या का। ये तो गणितीय संरूपण हुआ, अब इसका हल करना बताएंगे। इसी से 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछे गए केवल इसके गणितीय संरूपण से। इसके गणितीय संरूपण से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, अपितु कई बार क्वेश्चन पूछे गए। हाँ जी सर, अभी कल का कल नियतन है, फिर इसके क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। कैलकुलस रियल करेंगे। हर चीज का सही समय और सही वक्त होता है। सब कुछ करा दूंगा। कैलकुलस में वो टॉपिक लेंगे पहले जो 12th से अटैच नहीं होंगे। जब तक ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट फिनिश हो लेगा तो कैलकुलस वाला पोर्शन ले लेंगे, फिर वो वहां से अटैच हो जाएगा सीधा। त्रिकोणमिति की ऐसी खास नीड नहीं पड़ती, वो पड़ेगी वहां मैं बता दूंगा। किसमें? वो कर दूंगा, मैं कर दूंगा, टेंशन मतलब। मुझे क्या है कि मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आपको, जिससे क्या है पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस के टॉपिक जल्दी हो जाएं। भाई सीधा बेनिफिट आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा, सीधा बेनिफिट इसका। अब जैसे कि इनके बेनिफिट आपको जैसे ही एग्जाम पेपर में क्या है कि अगर मैं छोटे छोटे टॉपिक ले लेता हूँ, इनमें एक एक क्वेश्चन या 2-2 क्वेश्चन या एक भी नहीं आ रहा है, तो उनका कोई वो निकलता नहीं। उन चीज़ों को मैं साथ के साथ समझाता चलूँगा, एक क्लास उसी के हिसाब से अटैच कर लूँगा। या फिर होगा जो भी पेपर स्टार्ट करेंगे मैं आपको कल कंफर्म कर दूंगा कौन सा पेपर इनके बाद 2 स्टार्ट किए जाएंगे, ठीक है? वो कल कंफर्म कर दूंगा। आराम से चलेंगे, आराम से तो चल रहा है। जब इतने आराम से चलेंगे, जब वो 6 से 7 महीने तो आराम से लग जाएंगे। ये कौन सा तेज पड़ा है, बहुत ही आराम से चल रहा है। क्रिएशन तुम्हारी 1 महीना में पूरी है जाए। यहाँ तो लिख लिया, अबे ये लिख लिया ना सभी ने। अब लिखो परिवहन समस्या का सुसंगत हल ज्ञात करने की विधियां। फिजिबल सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। इष्टतम नहीं है वो, अभी फिजिबल निकलेगा, फिजिबल में से हम पहचानेंगे इष्टतम है या नहीं है, उसके लिए अलग विधि होती है। इसमें लिखेंगे परिवहन समस्या का सुसंगत हल यानी कि फिजिबल सॉल्यूशन। परिवहन समस्या का सुसंगत हल अर्थात फिजिबल सॉल्यूशन ज्ञात करने की विधियां। परिवहन समस्या का सुसंगत हल ज्ञात करने की विधियां। हो सकता है भविष्य में आप थोड़े इंटेलिजेंट और हो जाएं, खुद अपनी विधि बना दें। ये विधि तो निकाल के दे रही है सुसंगत हल, और आपकी विधि ऐसी हो कि सीधा ही क्या निकाल के दे दे, इष्टतम हल। तो फिर ऐसे थोड़ी ना एग्जाम को पहले सुसंगत पे पहुंचेगा फिर इष्टतम पे पहुंचेगा, सीधे इष्टतम पे पहुंचेंगे ना। तो ऐसी अगर आप कोई विधि बना देते हो तो आप इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आ जाओगे और आपका भी नाम जिंदगी भर चलेगा आपके जाने के बाद भी, ठीक है? हम तो बना ही देंगे। तो देखिए आप भी सिखा देंगे, देखो कैसे बन सकती है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो अजी पहला है, इसमें पहली विधि है आपकी कौन सी? उत्तर कोने पश्चिम वाला नियम। कुछ भी आ सकता है, उत्तर कोने नियम कह देते हैं, उत्तर कोने पश्चिम वाला नियम। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल,
नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। आवाज नहीं भाई। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, उत्तर कोने पश्चिम वाला नियम कह सकते हो। दूसरा है न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि, न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि, लीस्ट कॉस्ट मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड, न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि या लीस्ट कॉस्ट मेथड। तीसरी जो विधि है बोगल सन्निकटन, बोगल सन्निकटन यानी कि बोगल एप्रोक्सीमेशन, बोगल एप्रोक्सीमेशन या दूसरा भी नाम आ जाता है इसका कभी कभार शास्त्री, शास्त्री विधि यानी कि पेनल्टी मेथड। पेनल्टी मेथड एक बार तो ऐसी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि निम्न में से कौन सी विधि सुसंगत हल ज्ञात करने की विधि नहीं है किसी भी परिवहन समस्या के। तीन नाम ये दे दिए जाते हैं, एक नाम अलग से दे दिया जाता है। तो उसी हिसाब पे हमारे पास कितने हो गए? तीन। एक तो उत्तर कोने पश्चिम वाला नियम, मतलब इस कोने से स्टार्ट करेंगे और इस कोने पे समाप्त कर देंगे, ठीक है। एक न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि, जैसे कि मूवी देखते हो तो चुन चुन के मारना, जो सबसे बड़ा विलन होता है वो सबसे लास्ट में मारा जाता है, सबसे पहले सबसे लोअर वाला मारा जाता है। जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगा पहले वो मरेगा, फिर उससे बड़ा मरेगा, फिर उससे बड़ा, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा विलन, ठीक है भाई। तो ये होती है लीस्ट कॉस्ट मेथड। और तीसरा होता है बोगल सन्निकटन। अगर एग्जामिनर कोई भी नाम नहीं देता है, अगर एग्जामिनर कोई भी नाम नहीं देता है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है बोगल अप्रोक्सीमेशन से, बोगल सन्निकटन से सॉल्व करना है। अगर एग्जामिनर नाम दे देता है तो फिर उसी हिसाब से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर एग्जामिनर ने नाम दे दिया तो उत्तर कोने पश्चिम वाला नियम, तो उसी से सॉल्व कर देंगे। अगर एग्जामिनर ने नाम दे दिया न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि, तो उसी से सॉल्व कर देंगे। और एग्जामिनर ने बोगल सन्निकटन कहा तो बोगल सन्निकटन से सॉल्व करेंगे। अगर कोई नाम नहीं देगा तो कौन सी विधि से सॉल्व करेंगे? बोगल अप्रोक्सीमेशन या फिर शास्त्री विधि या फिर पेनल्टी मेथड के द्वारा आप इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। परिवहन समस्या एक एलपीपी है जिसे सिंप्लेक्स विधि या द्वितीयता से क्या किया जा सकता है? हल किया जा सकता है। पहली बात, जहां माल बनता है उसे उद्गम स्थान, जहां भेजा जाता है उसे गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन पॉइंट कहते हैं, ठीक है भाई। दो चीज। तीसरा, व्यापारी का मूल उद्देश्य माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार भेजा जाए कि लागत क्या हो? न्यूनतम हो। ये सिद्धांत पे कार्य करता है। चौथा हमने बताया था मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मिनिमम जेड इक्वल टू समेशन आई बराबर 1 to m और समेशन जे बराबर 1 to n, सी आई जे इंटू एक्स आई जे सब्जेक्ट टू द कंडीशन समेशन आई बराबर 1 to m एक्स आई जे। अब आई की वैल्यू चेंज कर रहे हो तो क्या आएगा? जे आएगा, बराबर में बी जे, और समेशन जे बराबर 1 to n एक्स आई जे लेते हो तो क्या आएगा? आई आएगा, यानी कि ए आई। और सेकंड शर्त समेशन ए आई आई बराबर 1 to m इक्वल टू होगा समेशन बी जे जे बराबर 1 to n के। लास्ट और आखिरी कंडीशन एक्स आई जे क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, जहां पर आई की वैल्यू 1 to m है और जे की वैल्यू 1 to n है। 1 to m और 1 to n है, ठीक है भाई। ये कंडीशन आपकी होती है। इसे सॉल्व करने की टोटल कितनी विधियां हैं? 3 विधियां। अब तीनों को सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लूंगा, उस क्वेश्चन को इन तीनों विधियों से सॉल्व करके बताऊंगा। अब तीनों से हल जो हैं क्या समान आते हैं, क्या अलग अलग आते हैं, वो चीज़ हम यहाँ से जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे आप, एक ही क्वेश्चन लिख लो, है ना। निम्न परिवहन समस्या को उत्तर कोने पश्चिम नियम, न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि और बोगल सन्निकटन विधि से हल कीजिए। निम्न परिवहन समस्या को
निम्न परिवहन समस्या को उत्तर कोने पश्चिम नियम, बोगल सन्निकटन, उत्तर कोने पश्चिम नियम और कौन सा सन्निकटन, बोगल, और न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि के द्वारा हल कीजिए। तेरह, 11, 15, 40, 20, 17, 14, 12 और ये 13। अब बराबर में कितना, 60, 18, 18, 15, 15 और ये 12 और ये कितना, 70, 30, 30, 40, 50, 30, 30, 40, 50। क्वेश्चन लिख लो, फिर इसके सॉल्यूशन में लिखो। अब बिना टेबल बनाए काम कैसे चलेगा? ये इधर मांग लिख लीजिए। उपलब्ध इकाइयां हैं, मांग है, यहाँ मांग है, डिमांड है, और यहाँ उपलब्ध इकाइयां हैं। टोटल देखना, जोड़ 150 आ रहा है क्या? यहाँ उपलब्ध इकाइयां हैं। ऐसा ही चित्र दोबारा बना लो सॉल्यूशन में। ये तो क्वेश्चन हो गया ना। उस सॉल्यूशन में लिखो, उत्तर कोने पश्चिम नियम से अब देखो टेबल वाले क्वेश्चन आए दोनों पेपरों में, सेकंड ग्रेड 2022 में और फर्स्ट ग्रेड 2022 में, नियतन के थे। वो नियतन के थे। वैसे तो कह रहे सीट में भी बनी पड़ी है टेबल, बस आपको समझना है। तो उत्तर कोने पश्चिम नियम से पहला सॉल्यूशन डाल रहे हो आप। इसका क्या, पहली विधि कौन से सॉल्यूशन कर रहे हो? एक ही क्वेश्चन ले रहे हैं, तीनों विधियों से सॉल्व करा रहे हैं इसको, है ना। उत्तर कोने पश्चिम नियम से अब इसके सॉल्यूशन में मैं करा रहा हूं। इस टेबल को दोबारा बना लो, है ना। सॉल्यूशन गिनती तो लिखनी है, O1, O2, O3। हाँ जी, अब मैं इस विधि को समझा देता हूं आपको। हाँ, रुक गए, आराम से बना लो। ये तो देखा, इसमें क्या समझाना है। 3 कंपनियां हैं, 4 जगह माल मांगा गया है, 3 जगह से भेजा गया है। अब देखो, अगर O1 कंपनी, कौन सी कंपनी? O1 कंपनी D1 को माल भेजती है। देखो यहां देख लो, समझ लो। O1 कंपनी अगर D1 को माल भेजती है तो 1 यूनिट भेजने का खर्चा कितने रुपया है? 13 रुपये। ये दे रखा है। अगर O1 कंपनी D2 को माल भेजती है तो 1 यूनिट भेजने का खर्चा 11 रुपया। अब D1, D2, D3, D4 ने इतनी डिमांड की है और इनके पास इतनी इकाइयां हैं, इनका जोड़ और इनका जोड़ कैसा होगा? बराबर होगा, 150, 150, 150। ठीक है। ये होने के बाद अब O1 D1 को कितना माल भेजे, या O1 D2 को कितना माल भेजे, या O1 D3 को कितना माल भेजे, या O1 D4 को कितना माल भेजे। तो ये हम पहली विधि कर रहे हैं, उत्तर कोने पश्चिम वाला नियम। ठीक है भाई, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, या फिर नॉर्थ रूल भी कह सकते हो, यानी कि उत्तर कोने वाला नियम भी कह सकते हो। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि इस कोने से स्टार्ट करेंगे, इस कोने पे समाप्त करेंगे। ठीक है।
इस कोने से स्टार्ट करेंगे और आप इसे इस कोने पे समाप्त करेंगे। अब देखो कैसे स्टार्ट करेंगे वो चीज़ देख लीजिए। अब इसका सॉल्यूशन चल रहा है ना, सॉल्यूशन में आप टेबल अलग से बनाएंगे। तो देखो 13 को पकड़ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो O1 के पास कितना माल है, इसने डिमांड कितनी की है, ये किससे ज़्यादा नहीं दे सकता, तो इसको कितना दे दिया, 20 दे दिया, किसको, 13 को। अब जैसे ही 20 दे दिया तो बताओ क्या खत्म हो गई, ये पूरी की पूरी पंक्ति खत्म हो गई भाई। O1 के पास अब कुछ माल ही नहीं बचा, पूरा की पूरा दे दिया, क्या खत्म हो गई, पूरी की पूरी पंक्ति खत्म हो गई। अब नीचे वाले एलिमेंट पे आ जाओ, पंक्ति खत्म, एक पंक्ति खत्म हो गई। अब नीचे वाले एलिमेंट पे आ जाओ, किस पे आ गए, 17 पे, किस पे आ गए, 17 पे। अब D1 ने कितने की डिमांड की थी, कितना ले चुका है, कितना बचा है, तो इसको कितना दे दिया, दिखाई दे रहा है ना 10, यानी इसको दे दिया अब आपने कितना, 10, ठीक है, 10 दे दिया। अब 10 देते ही क्या खत्म हो गया, ये 20 और 10 30 पूरा हो गया। अब ये क्या खत्म हो गया, पूरा की पूरा कॉलम। पहली पंक्ति खत्म हो चुकी है, कॉलम खत्म हो गया। अब अगले कॉलम पे आ जाओ, फिर एक ही तो कॉलम खत्म हुआ है, अब अगले पे आ जाओ। इसकी डिमांड, इसके पास कितनी इकाइयां हैं, कितनी दे चुका है, कितनी बची हैं, इसकी डिमांड कितनी है, 50 बची है, 30 से ज्यादा ले नहीं सकता, तो इसको कितनी दे देंगे हम, इसको दे देते हैं अब हम कितनी, 30, इसको दे देते हैं अब हम कितनी, 30 दे दी। अब 30 देते ही फिर दूसरा कॉलम भी खत्म हो गया, ये वाला कॉलम भी क्या हो गया, बोलो खत्म। खत्म होने के बाद अब अगले कॉलम पे आ जाओ, 30 और 10 कितना हो चुका, 40। अब यहां आ जाओ, इसकी डिमांड कितनी है, इसके पास कितना है, 30 और 10 40 जा चुका है, इसके पास कितना, 20, तो कितना दे देंगे, 20 हो गया। अब ये क्या खत्म हो गई पूरी, ये भी खत्म हो गई, ये खत्म हो चुका ये। अब इस पे आ जाओ, इसकी डिमांड कितनी है, ये कितना ले चुका है, तो इसको कितना देना पड़ेगा, 20 ही देना पड़ेगा। अब ये 20 दे दिया, अब ये कॉलम भी क्या हो जाएगा, खत्म। अब अगले पे आ जाओ, ठीक है भाई। अब ये क्योंकि ये पंक्ति पहले ही खत्म हो चुकी है, अब इस पे आ जाओ। अब इसके पास कितनी डिमांड है, 50 की, ये 20 ले चुका है, तो कितना बचा, 50, तो ये इसको 50 दे देंगे, ये हो गया आप ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो देखिए खर्चा कितना आएगा, लागत Z बराबर, अब इनका मल्टीप्लाई करो, 20 गुणा 13 प्लस 10 गुणा 17 प्लस 30 गुणा 14 प्लस 20 गुणा 12 प्लस 20 गुणा 15 और प्लस 50 गुणा 12। कितना, 1990 रुपया आया है क्या, 1990। अगले से आएगा 1970, फिर उससे अगले से भी आएगा 1970, जबकि इस्तेमाल निकलेगा 1960। सबसे कम कौन सा होगा, 1960, तो 1960 है। ये तो सुसंगत निकल रहे हैं, इष्टतम हो या की कोई गारंटी नहीं। इष्टतम का अलग से परीक्षण किया जाता है, ऑप्टिमाइजेशन का अलग से परीक्षण। लेकिन एग्जामिनर क्या देता है कि क्वेश्चन दे दिया कि भाई उत्तर कोने वाले पश्चिम नियम से इसका हल क्या, टेबल बनी आएगी, केवल इसमें डिजिट ही तो भरने होते हैं, डिजिट भर के डायरेक्ट आंसर निकाल दो।
लिख लिया भाई? हाँ जी, लिख लिया ना सभी ने? लिख लिया ना? अब इसके बाद डालेंगे इसमें सेकंड विधि, न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि द्वारा। इसी में डाल लो सॉल्यूशन में, न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि द्वारा। तो जो टेबल ऊपर बना रखी थी इसको पुनः बना लीजिए। तो अब दूसरी विधि से करेंगे ना भाई, अब यही मैं थोड़ी ना भर दूंगा एलिमेंटल में, दूसरी बनानी पड़ेगी ना। न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि द्वारा हल। न्यूनतम लागत प्रविष्टि द्वारा हल। क्वेश्चन यही है। न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि द्वारा हल, लीस्ट कॉस्ट मेथड। न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि या लीस्ट कॉस्ट मेथड के द्वारा इसका क्या करेंगे आप, हल करें। अब देखिए कैसे करेंगे वो चीज़ देखिए। हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, चुन चुन के ढूंढना। सबसे पहले सबसे छोटी कॉस्ट, फिर उससे बड़ी कॉस्ट, फिर उससे बड़ी कॉस्ट, और जब कुछ बच जाता है तो सबसे लास्ट में और सबसे बड़ी कॉस्ट ली जाएगी। तो इसमें चुन चुन कर ढूंढेंगे। सबसे छोटी कॉस्ट देखो, अगर ओवन कंपनी D2 को माल बेचती है तो 1 यूनिट का खर्चा है 11 रुपया। तो सबसे पहले सबसे छोटी कॉस्ट को भेजेंगे हम। अब सबसे छोटी कॉस्ट को बेचते हैं तो देखिए यहाँ से हम सबसे छोटी कॉस्ट को ले लेते हैं, यहाँ से इसको पकड़ लेते हैं हम 11 को, ठीक है। इसकी डिमांड कितनी है, इसके पास कितना है, तो 20 से ज़्यादा दे नहीं सकते, तो इसको कितना दे दिया, 20। जैसे इसको 20 दे दिया तो क्या खत्म हो गई, पूरी की पूरी पंक्ति खत्म हो गई। अब पंक्ति खत्म हो गई, अब कितने एलिमेंट बचे हैं टोटल, 8। भाई कितनी कॉस्ट बची है अब टोटल, 8। अब इन 8 कॉस्टों में सबसे न्यूनतम कॉस्ट कितनी है, 12। अब 12 भी कितने, तो कोई सा भी 12 आप ले सकते हो एक संग। एक पहले लेंगे, फिर बाकी बाद दूसरे को नंबर आ जाएगा, वो भी तो छोटा ही है ना, ठीक है। अब कौन सा 12 लें बताओ, चलो ठीक, नीचे वाले ले लेते हैं। अब इसकी डिमांड कितने की है, इसके पास कितना है, इसकी डिमांड कितने की है, 50। इसके पास कितना है, 70 है, तो कितना दे सकता है मैक्सिमम, ये 50। ये 50 से ज्यादा ले नहीं सकता, और ये इसको 70 भी देना चाहे तो 50 से ज्यादा ले नहीं सकता, तो कितना लेगा, 50। तो 20 इसके पास बच गया। अब जैसे ही 50 दे दिया तो यहाँ से क्या खत्म हो गया, बोलो, कॉलम।
क्या खत्म हो गया? अब ये वाला कॉलम। अब ये कॉलम खत्म हो जाता है तो इसके बाद अब हमारे पास कितने एलिमेंट बचे? 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 एलिमेंटों में सबसे छोटी कॉस्ट 12 है। 12 है। अब 12 है तो इसकी डिमांड कितनी की है? 40 की। इसके पास कितना? 60। तो कितना दे पाएगा इसको? 40। 40 देते ही क्या खत्म हो जाएगा? एक और स्तंभ खत्म हो गया। अब इसके बाद ये 4 एलिमेंट बचे, इनमें सबसे छोटी कॉस्ट कितनी है? अब इसकी डिमांड कितनी की है? 30 की। इसके पास कितने? 20। तो इसको कितना देगा? 10। ये कितना हो गया? 30। लेकिन अभी ये पूरी नहीं हुई है। 40 और 10 50, तो अगले पे आना पड़ेगा। तो इसको कितना देना पड़ेगा? अभी कितना हो गया? 60। लेकिन ये पूरी नहीं हुई है तो नीचे वाले पे आना पड़ेगा। इसको कितना देना पड़ेगा? 20। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है भाई, यहां तक तो हो ही चुका था। अब ये 40 10 ये खत्म हो चुके हैं दोनों। ये कॉलम भी खत्म हो गया, ये भी। अब तो इस कॉलम पे तो आना ही पड़ेगा। अब इस कॉलम पे आते हो तो इसको पूरा 60 करना है तो इसको 10 देना पड़ेगा। 10 दिया है तो इसको 30 करना है तो नीचे वाले को 20 देना पड़ेगा। बात करता हूं। यहाँ पर छोटे छोटे को ढूंढ ढूंढ के कर लो, भले ऐसे कर लो, कॉलमों को काट काट कर। अगले बार में ये वाला कॉलम खत्म हो जाता है, ये वाला। अब इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा था? 17। 17 को भरेंगे, फिर लास्ट में 18 बचेगा, इसको भरना पड़ेगा। सबसे पहले कौन लिया था? 11, फिर 12, फिर 12, फिर 14, फिर 17 और लास्ट में बचा 18। भर गया। कंप्लीट होते हुए चली जाती है। अजी खर्चा देखिए, कभी खर्चा देखा हो तो 20 गुणा 11, बीस गुणा 18, देखना 1970 आया क्या? है ना, यही आएगा क्या? बताओ, किसी को कोई समस्या हो तो बताओ इस विधि में। इस विधि में किसी को कोई आपत्ति समस्या हो तो बताइए। तीसरी विधि कराऊंगा मैं कल, और इष्टतम हल भी निकालना सिखाऊंगा मैं आपको कल, क्योंकि फिर आपको समस्या हो जाएगी। हाँ जी, अच्छी बात।